नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आज बीएड के क्लास में आपको सस्वर वाचन के भेद के बारे में बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने आपको सस्वर वाचन के बारे में बताया था और पिछले वीडियो में मैं इसी के बारे में बताती आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है सस्वर वाचन के भेद। आज हम जानेंगे कि सस्वर वाचन के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, सस्वर वाचन के दो भेद बताए गए हैं। एक तो आदर्श वाचन और दूसरा है अनुकरण वाचन। कौन कौन से? एक तो आदर्श वाचन और दूसरा अनुकरण वाचन। ये दोनों वाचन शिक्षक द्वारा भी हो सकते हैं और विद्यार्थी द्वारा भी हो सकते हैं। अर्थात आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन छात्र और शिक्षक भी कर सकते हैं। इनमें दोनों के द्वारा ही सस्वर वाचन होता है कि छात्र भी कर सकते हैं और शिक्षक भी कर सकते हैं। और इनमें जो वाचन है वो इन दोनों के द्वारा सस्वर वाचन ही होता है। अब आदर्श वाचन के भी दो प्रकार होते हैं। कैसे कि एक तो व्यक्तिगत वाचन या पठन और दूसरा सामूहिक या समवेत वाचन या पठन। वाचन या पठन एक ही बात है, चाहे उसे वाचन कह लें हम या पठन कह दें। तो व्यक्तिगत वाचन या पठन और दूसरा है सामूहिक या समवेत वाचन या पठन। अब देखते हैं कि यहाँ जो व्यक्तिगत वाचन शिक्षक द्वारा भी हो सकता है, जो आदर्श पाठ ही कहलाएगा, और विद्यार्थी द्वारा भी होता है, जो अनुकरण पाठ कहलाएगा। कि जो व्यक्तिगत वाचन है वो शिक्षक द्वारा भी हो सकता है और जिसे क्या कहेंगे, आदर्श पाठ। और जो विद्यार्थी द्वारा होता है उसे कहा जाएगा अनुकरण पाठ। समवेत पठन या समवेत या सामूहिक वाचन वो है जिसमें दो या अधिक विद्यार्थी एक साथ जोर जोर से पढ़ते हैं। क्योंकि आपको ये मालूम है, सामूहिक की जहाँ बात आती है वहाँ पर हम ये समझ जाते हैं कि सामूहिक मतलब दो या दो से अधिक लोग। तो इसका अर्थ ये है कि जहाँ सामूहिक वाचन की या सामूहिक पठन की बात आती है, इनमें दो या दो से अधिक विद्यार्थी एक साथ ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं। और इस पठन का एक लाभ ये है कि जिन विद्यार्थियों में झिझक होती है, साहस की कमी होती है, उनमें ये बहुत ही आत्मविश्वास पैदा करता है। क्योंकि इससे लाभ ही होता है। जब कई बार बच्चे किसी के सामने बोलने में झिझकते हैं, डरते हैं और घबराते हैं, तो जब ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं तो उन बालकों में, उन विद्यार्थियों में वो भय, वो डर, वो झिझक, वो साहस की कमी दूर हो जाती है और उनमें एक आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। इसी प्रकार अपने कंठ और उच्चारण पर जिन्हें विश्वास नहीं होता है और उचित गति से पठन पाठन या वाचन नहीं कर सकते, वे भी पठन या वाचन की इस क्रिया में भाग ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जिन्हें ऐसा लगता है कि वो उनका उच्चारण सही नहीं है और वो घबराते हैं, उनकी गति सही नहीं है, या तो बहुत धीरे पढ़ रहे हैं या बहुत तीव्रता से पढ़ रहे हैं। तो जब ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे विद्यार्थी होते हैं, उन्हें जब अपने कंठ और उच्चारण पर विश्वास नहीं होता, उनकी गति या वाचन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चे भी इसमें भाग ले सकते हैं। और फिर बात करते हैं कि जो समवेत वाचन या सामूहिक वाचन है, उसकी उपयोगिता तभी है जब शिक्षक बहुत कुछ एक बातों का ध्यान रखे, कुछ एक सावधानियां रखे, तभी वो जो समवेत वाचन है, सामूहिक वाचन है, तभी वो महत्वपूर्ण होता है और तभी उसकी उपयोगिता मानी जा सकती है। जैसे कि बात करते हैं
संवेद वाचन या पठन प्राथमिक कक्षाओं में ही कराना चाहिए। मतलब शिक्षक को किन किन सावधानियों का इसमें ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए संवेद वाचन के समय, कि संवेद वाचन, सामूहिक वाचन या पठन प्राथमिक कक्षाओं में ही कराना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक संभव हो सके एक टोली का वाचन गति गायन संबंधी योग्यता समान हो। कि ये कहते हैं कि जहाँ तक संभव हो एक टोली का वाचक गति और गायन संबंधी योग्यता समान होनी चाहिए। और अगला है, प्रत्येक टोली का समूह का एक नेता हो और वह पाठक कला में अपेक्षाकृत निपुण होना चाहिए। मतलब पाठन कला में जो प्रत्येक उसका समूह का एक नेता होना चाहिए और वो पठन कला में निपुण होना चाहिए। फिर है कि अध्यापक को या शिक्षक को प्रत्येक समूह के पास जाकर निरीक्षण करना चाहिए और आवश्यक निर्देश भी देने चाहिए कि किस तरह से पाठन होता है, किस तरह पठन होता है, किस तरह से सामूहिक जो वाचन है वो कैसे होगा। ये सब जाके एक एक बच्चे के पास जाके उनको या जो उनकी वो ग्रुप बना हुआ है या टोली बनी हुई है उसमें जाकर उनको एक एक टोली को, एक एक ग्रुप को ध्यान से जाके उनको देखना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए और आवश्यक निर्देश भी देने चाहिए। तो ये बात तो हुई कि भाई जो वो है पठन है, स्वर वाचन है, उसके कितने भेद होते हैं और वो भेद क्या क्या हैं, उनमें शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए। अब हम इसके बाद बात करते हैं वाचन पठन या मतलब पठन में या वाचन में कौशल में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है उसके बारे में, कि वाचन के समय जो आवश्यक व्यवहारगत परिवर्तन क्या है। भाषा में ध्वनियों के गतिपूर्ण उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के बाद पठन की क्रिया प्रारंभ होती है। जब हम देख लेते हैं आ डा डा ऐसे बोलना सीख लेते हैं, उसके पश्चात पठन की क्रिया आरंभ होती है। जब हमें अक्षर ज्ञान हो जाता है उसके बाद वाचन के बाद बालक अर्थ ग्रहण करता हुआ विषय वस्तु का पूर्वापर संबंध स्थापित करता हुआ विचार बिंब और भाव बिंब के धरातल पर पहुंचता है। वो धीरे धीरे जब देख लेता है, उसमें जब बोलना आ जाता है तो फिर पठन क्रिया प्रारंभ होती है और वाचन के बाद जो वो है विद्यार्थी है, बालक है, वो उसका अर्थ ग्रहण करता है और उसके बाद वो उसमें संबंध स्थापित करता है जो उसने पढ़ा है। और यहाँ से ही पठन क्रिया प्रारंभ होती है कि जो पठन है वो कहाँ से प्रारंभ होता है कि वो सब उसके बारे में जानता है और जो उसने ध्वनियाँ हैं उनके पश्चात वो उसको बोलना सीखता है और उस पर पठन जो है यहाँ से पठन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। भाषा शिक्षण का लक्ष्य ही पठन क्रिया है, क्योंकि भाषा शिक्षण जो है उसका उद्देश्य यही है कि पठन क्रिया है। पठन में जो बच्चे हैं वो दूसरों को लिखित विचारों को पढ़कर ग्रहण करता है, क्योंकि जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, पठन क्रिया में क्या करता है कि दूसरों के लिखित जो विचार हैं उनको पढ़कर वो ग्रहण करता है। जैसे कि एक उदाहरण दें अपन कि जैसे गाय शब्द लें कि गाय शब्द लिखा देखकर गाय शब्द का केवल उच्चारण करना वाचन है, बोलना है, परंतु गाय शब्द को पढ़ते ही गाय का स्वरूप बच्चे की आंखों में दृश्य रूप में आ जाता है और वो गाय के गुण, अवगुण, लाभ आदि के बारे में वो चिंतन में सक्षम हो जाता है और तब ये पठन क्रिया की स्थिति है। मतलब ये है कि जब खाली उसको बताया जाता है और जो समझ जाता है, पढ़ लेता है, तो गाय शब्द के उदाहरण से हम बता सकते हैं। गाय शब्द जो अगर वो पढ़ता है तो मात्र खाली उच्चारण ही नहीं होता और वो उसका वाचन ही नहीं होता, बल्कि वो देखता है कि गाय का शब्द को पढ़ते ही उसके दिमाग में उसके गाय के संबंध में पूरा दृश्य आ जाता है, गाय के बारे में। तो ये इस तरह से चिंतन और पठन की स्थिति है। और देखा जाए तो पठन जो कौशल है उसमें 8 से 10 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं वो
क्षमताएं उनमें आ जानी चाहिए। कौन कौन सी क्षमताएं हैं जो बच्चे हैं पठन कौशल में 8 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में ये क्षमताएं होनी ही चाहिए। कौन कौन सी? कि अर्थ ग्रहण करते हुए शुद्ध, स्पष्ट और गतिपूर्वक पठन की क्षमता हो, कि उनको जब अर्थ पढ़ते समय, अर्थ ग्रहण करते समय तो शुद्ध और स्पष्ट वो उसके ऊपर अर्थ ग्रहण कर सकें और गतिपूर्वक उसका पठन कर सकें। दूसरा है कि वाक्यों, परिच्छेदों का पूर्वापर संबंध स्थापित करते हुए सारांश ग्रहण करने की क्षमता पैदा होना। जब वो पढ़ता है और पूरा वाक्य, परिच्छेद ये सब पढ़ता है तो उसको पढ़ने के साथ साथ उसके अंदर सारांश, उसके कि जो उसने पढ़ा है इसका सार क्या है, ये क्षमता का विकास उसमें होना आवश्यक है और वो उसमें क्षमता पैदा हो सके, ऐसा स्थितियाँ हों। फिर है कि परिच्छेद में जो आयु कथन या लाक्षणिक व्यंजना पूर्ण प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उसमें पैदा होनी चाहिए, कि जो परिच्छेद में जो वो पढ़ रहा है उसके अंदर कौन कौन से लाक्षणिक और व्यंजनापूर्ण प्रतीकात्मक अर्थ आए हैं, उसको पढ़ने के बाद वो ज्ञान होना आवश्यक है और वो क्षमता उसके अंदर पैदा होनी ज़रूरी है। फिर है कि स्वसर पठन इस ढंग से करना चाहिए कि श्रोता सुनते हुए ही अर्थ ग्रहण कर सके, कि जैसे अब जब इस तरह से कोई चीज़ को पढ़ाया जाए, जैसे कि कविता है या हम कोई उदाहरण लें, कहानी है, तो उसको ऐसे पढ़ के बताया जाए, उस तरह से उसका पठन किया जाए कि जो सुनने वाला है श्रोता वो तुरंत ही उसका उसी रूप में अर्थ ग्रहण कर ले जैसा कि वो सामने वाला समझा रहा है, बता रहा है। तो ये एक बहुत ही इसमें आवश्यक चीज़ है। फिर है कि लिखित सामग्री को स्वराघात, बलाघात, आरोह, अवरोह, उच्च विराम के अनुसार ही और भावानुसार ही गठन करने की योग्यता प्राप्त करना, कि उसको जब बार बार कोई चीज़ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, सुनेंगे, तो उसमें ये जो क्षमता है बालक में, विद्यार्थी में आ जानी चाहिए कि कहाँ पर आरोह अवरोह है, किस शब्द पे हमें अधिक जोर देना है, किस शब्द पे कम जोर देना है, कहाँ विराम चिन्ह पर हमें रुकना है और कहाँ भावानुसार हमको उसका उच्चारण करना है, कहाँ हमें किस तरह के वाक्य में या शब्दों में हमें किस तरह से उसको बोलना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये सारी क्षमताएं हैं, एक विद्यार्थी में विकसित होना बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, आपने जाना कि किस तरह से इसके सस्वर वाचन के भेद हैं और उसमें जो किस तरह से व्यवहारगत परिवर्तन आता है, वाचन या कौशल में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो क्या होता है। तो ये मुझे विश्वास है कि आपने इसके बारे में अच्छी तरह से समझा होगा। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका उत्तर दूंगी। शेष अगले वीडियो में मैं और आपको वाचन के बारे में बताऊंगी। ये जो सेशन था हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। अगले वीडियो में आपको मैं और वाचन के बारे में बताऊंगी। नमस्कार।